हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो मैं क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ, ये क्लास आपका क्लास 12th का है। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जहाँ पे ये मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स में होता है अवयव। ऐसे चैप्टर को आप हमारे साथ जुड़िए और हम क्लास 12th के कंप्लीट सिलेबस को आपके सामने रखेंगे समय समय पे। धीरे धीरे रेगुलर हमारा वीडियो आपके सामने आता रहेगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मैट्रिक्स चैप्टर को। देखिए बच्चों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, टुडेज टॉपिक में आपको सबसे पहला बच्चों जानकारी होना चाहिए, वो है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है। दूसरा टॉपिक है बच्चों, इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, मतलब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट को हम कभी कभी इंट्रीज भी बोलते हैं। बच्चों, अगला टॉपिक तुम्हें आपको पढ़ना होगा वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें पढ़ते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। और अगला है आपका टॉपिक, वो है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसके ऊपर पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक लास्ट टॉपिक बच्चों, कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये टोटल आपके सिलेबस मतलब एनसीईआरटी में आप चेक करेंगे तो ये पहला एक्सरसाइज है 3.1। उसका हम इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आए हैं और आपके एनसीईआरटी में हैं, उनको हमने लेने का प्रयास यहाँ पे किया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स को। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स यहीं पे जान लीजिए आप। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है क्या। तो कहते हैं मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर नंबर आर फंक्शन। तो मैट्रिक्स क्या है बच्चों, तो इसका डिफिनेशन देते हैं। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शन आर वेरिएबल। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। इनका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो बच्चों, मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई या तो बच्चों एक बिग ब्रैकेट लगा देंगे या तो इसी को हम ओवल शेप दे देते हैं। तो मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं बच्चों, इन दो ब्रैकेट में से। लेकिन सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इस ब्रैकेट के ऊपर, मतलब सबसे ज्यादा जो सिंबल यूज किया जाता है मैट्रिक्स को डिनोट करने में, वो इस सिंबल का यूज किया जाता है। बच्चों, एक चीज याद रखिए, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ठीक है इस सिंबल से, लेकिन नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का नाम जो होगा हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट होगा। सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है, किसी मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है दिख रहा हूं। एग्जांपल, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैं लिखना चाह रहा हूं ए, और उसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है एक रेक्टेंगुलर शेप होगा और इसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, 3 है, 5 है, -2 है, 4 है, 6 है और मान लीजिए यहाँ पे -3 है। तो इसमें देखिए, इस मैट्रिक्स में हमने कुछ टर्म लिखा, जैसे पहला है बच्चों, यहाँ पे जो हमने लिखने का प्रयास किया है ये कुछ और नहीं है, ये नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों, नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स है। ये नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स है। इसके अंदर ये जो शेप दिया हूं ये वाला, इसको मैट्रिक्स का नोटेशन दिया जाता है। मतलब किसी मैट्रिक्स को जब रखा जाता है तो उस सिंबल के अंदर रखा जाता है एलिमेंट को। और ये हो गया आपका मैट्रिक्स का, जिसके अंदर एलिमेंट को फिट करते हैं। ये क्या है, जितने ये रखे गए हैं ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये जो है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। बच्चों, क्या है ये, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे 3 क्या है, तो ये एलिमेंट है। 5 क्या है, एलिमेंट। -2 क्या है, एलिमेंट। और एलिमेंट को कभी कभी हम इंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रीज भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों, इस मैट्रिक्स के लास्ट में यहां पे लिखा जाता है सबसे पहले रो और यहां लिखा जाता है
कॉलम। तो इसको हम अगले पेज पे लेकर चल रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं यहां पे A इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैट्रिक्स में जो बना होता है बच्चों, जो मैट्रिक्स बना होता है उसके अंदर कुछ रो होती है और कुछ कॉलम होता है। मैट्रिक्स किससे बनता है? रो और कॉलम से बनता है। तो हम बोलेंगे देखिए, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स यहां लिखा हूं, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स लिखा हूं A, और A इज इक्वल टू, मान लीजिए इसके अंदर कुछ एलिमेंट को हम फिट कर रहे हैं। क्या फिट कर रहे हैं बच्चों? एलिमेंट को। तो यहां लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस है। तो इस मैट्रिक्स को हम यहां ध्यान देंगे बच्चों, यहां रो और कॉलम में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं बच्चों? रो और कॉलम में बांटते हैं। जैसे हम बोलेंगे बताइए ये बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स, मतलब ये रो कौन सा है? तो देखिए ये काउंट जो करते हैं ये हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल अगर है, देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अगर एलिमेंट लिखे गए हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स अगर लिखे गए हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं रो। और एक होता है वर्टिकल। क्या होता है बच्चों? वर्टिकल। अगर एलिमेंट्स लिखे गए हैं, एलिमेंट्स अगर लिखे गए हैं तो उसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल हमेशा रो होता है, वर्टिकल हमेशा कॉलम होता है। जैसे इस मान लीजिए इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट को हम फिट कर रहे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5, -2, 7, 1/2, 6, 0। तो इस मैट्रिक्स में अगर नंबरिंग करें तो बोलेंगे, देखिए बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? तो ये हो गया आपका रो, और ये क्या है? ये भी रो है। तो यहां नंबरिंग करेंगे, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। ये कौन सा रो है बच्चों? दूसरा रो है। कॉलम की बात करें तो कॉलम में देखिए, कॉलम में बात करें तो ये हो गया आपका कॉलम 1, जो ऐसे लिखा जाता है ये कॉलम हो गया। ऐसे जो लिखा जाता है ये कॉलम है, ऐसे जो लिखा जाता है ये कॉलम है, ऐसे लिखा जाता है जो कॉलम है। तो ये हो गया C2, C3 और C4 हो गया। रही बात अगर इसमें अगर देखें कि रो क्या है, तो रो में देखिए हम साइन को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। जैसे देखिए ये जो लिखा गया है ये आपका R1 रो है, और ये क्या है बच्चों? R2 है। तो यहां पे किसी मैट्रिक्स के राइट में और बॉटम में कुछ चीजें लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? पहले रो। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 1, 2। इसका मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स में बताइए नंबर ऑफ रो कितने? तो बोलेंगे इसमें कितने हैं? 1 और 2, मतलब 2 रो है। क्रॉस कितने कॉलम हैं? तो देखिए 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 4 कॉलम है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये देखिए ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 2-3 चीजें फटाफट हम नोट लगा के लिखेंगे। तो उस नोट में पहला, नोट में नंबर 1, नोट में नंबर 1 क्या है? अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में इफ नंबर ऑफ रोज अगर मान लीजिए m है, नंबर ऑफ कॉलम अगर मान लीजिए n है, तो बोलेंगे पहला नंबर में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा नंबर बच्चों, अगर बात करें एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो इसमें होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। बट डिफरेंट दोनों में यही है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करते। नंबर ऑफ रोज अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 4 पढ़ते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करते एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो, इसमें कितने हैं?
2, नंबर ऑफ 4 कॉलम कितने हैं 4, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 एलिमेंट लिख दे। जैसे आप इसमें अगर देखना चाहें, काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं। देखिए ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितना 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, इसका ऑर्डर लिखना होता है तो उसको पढ़ते हैं 2 क्रॉस 4 या 2/4, जिसमें पहला जो होता है ये रो को बताता है और दूसरा जो होता है उसको किसको बताता है, कॉलम को बताता है। क्लियर है? तो पहला वाला एलिमेंट किसको बताएगा, रो को। तो यहीं पे हम किसी मैट्रिक्स के राइट में और बॉटम में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को लिखने का प्रयास हमेशा करते हैं। बच्चों अगला इससे संबंधित बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए 36 एलिमेंट हैं, तो पूछ रहा है बताइए देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इज। बच्चों ये क्वेश्चन आया है 2024 सीबीएसई बोर्ड में। चलिए हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो कहा जाता है देखिए इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 36, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो 36 है यहां पे रख दीजिए। अब रही बात नंबर ऑफ रो को किससे डिनोट करते हैं, m से, और नंबर ऑफ कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, n से, और ये रिजल्ट किसके बराबर है 36 के बराबर है। तो बताइए कितने ऐसे ऑर्डर ऐसे पॉसिबल हैं इस m और n की जिसका मल्टीप्लाई करके 36 आ जाएगा। तो पहला, अगर मान लीजिए हम नंबर ऑफ रो को 1 मानते हैं तो इसलिए 36 अगर मुझे लाना है इसका मतलब 36 तब कॉलम रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो इसका मतलब 36 अगर बनाना है मुझे तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 18 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 36। ये बताना चाह रहा है कि अगर 36 अगर एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में तो उसका पॉसिबल ऑर्डर पहला ये बन सकता है कि एक रो हो और आपका 36 कॉलम हो। अच्छा बच्चों अगर 36 को और भी क्या तोड़ा जा सकता है तो बोलेंगे यहाँ पे 3 हो जाए और यहाँ पे हो जाए 12। इसका मतलब रो की वैल्यू 3 हो और कॉलम की वैल्यू अगर 12 हो तो ऐसे भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 36 हो सकते हैं। अगला बताइए, जैसे नंबर ऑफ अगर रो हम 4 मान लें तो कितना यहाँ पे रख दें जिसका मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए, 9 रखना पड़ेगा। इसका मतलब कॉलम की संख्या 9 रखना पड़ेगा। 9 में 4 का मल्टीप्लाई तभी 36 होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ बताइए 6 रख दें तो 6 रखेंगे, 6 × 6 36 हो जाएगा। और इसी का अपोजिट कर दें तो बच्चों देखिए यहाँ 6 रो है 6 कॉलम है, इसको अगर अपोजिट कर दें तो अपोजिट करने का मतलब ये 6 यहाँ आएगा ये 6 आएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसको मतलब इसको न लिख के यहाँ से रिवर्स करेंगे। ये जो एलिमेंट है सबसे पहले 9 रख दें और यहाँ 4 रख दें और यहाँ 12 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ आपका 18 हो, यहाँ 2 हो और एक लास्ट है 36 हो और इंटू 1 हो। बच्चों काउंट करिए कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का वो हो जाएगा पहला 1 के साथ 36, दूसरा 2 के साथ अगर 18 ले लें तो भी पॉसिबल है, तीसरा अगर 3 के साथ अगर 12 ले लें तो भी पॉसिबल है, 4 के साथ 9 ले लें और 6 के साथ 6 कर दें। इसके बाद और भी इसी को रिवर्स कर दें 36, 1, 18, 2 और 12, 3 और लास्ट में 9, 4। मतलब इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल जो ऑर्डर होंगे, देखिए बच्चों पॉसिबल ऑर्डर इसमें कितने हुए तो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया 9 पॉसिबल ऑर्डर किसी मैट्रिक्स बनेंगे। अगर पूछता यहीं पे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना बनेगा तो जवाब देंगे 9। मतलब किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर 36 एलिमेंट हैं तो वह मैट्रिक्स इतने टाइप से लिखा जा सकता है जिसके अंदर एक रो होगा 36 कॉलम, 2 रो 18 कॉलम, 3 रो 12 कॉलम, ऐसे ही लिखा जा सकता है। बच्चों अगला है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ मैट्रिक्स के टाइप हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर है रो मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिंगल रो होता है। मतलब इस मैट्रिक्स में ओनली वन रो होगा। और कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम जितना रखना चाहे उतना रख लें, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है, रो मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो होना चाहिए। इसका मतलब लिख सकता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कितना? 1। इस रो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ रो कितने होंगे? तो 1 होंगे। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स रखा, इसके अंदर एलिमेंट है 1, या 1 न लिख के इसको अगर 2 कर दें, बोलिए 2 कर दें, बोलिए इसमें कितने नंबर ऑफ रो है? तो केवल एक रो है, इसलिए इसको बोलेंगे ये मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है? रो मैट्रिक्स है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट रखना चाह रहा हूं 1 2, इसमें कितने रो हैं? 2। एक और रख दें -3 4 7, इस मैट्रिक्स में कितने रो? तो टोटल है 1 रो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर जनरल मैट्रिक्स लिखा जाए, तो कहेंगे कोई एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ होगा, और जहां पे m की वैल्यू तो 1 होगी, इंटू n की वैल्यू कितना हो सकता है? ये होगा जनरल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन है। रो मैट्रिक्स को बच्चों कभी कभी हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। किसको? रो मैट्रिक्स को। अगला है बच्चों, इसके बाद अगर रो मैट्रिक्स हो गया तो अगला मैट्रिक्स आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? दूसरा है आपका कॉलम। क्या होगा बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? तो इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ जो कॉलम बनेंगे वो 1 होंगे। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। इसमें अगर काउंट करिए तो रो कितने हैं? 3 हैं। इसमें कॉलम कितने हैं? 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि इस मैट्रिक्स को मैं कॉलम मैट्रिक्स में रख सकता हूं। अगला 1 2, ये भी किसका पार्ट है? कॉलम मैट्रिक्स का। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अगर काउंट किया जाए, इसका जनरल टर्म लिखा जाए, जनरल मैट्रिक्स लिखा जाए, तो यहां लिखेंगे जनरल मैट्रिक्स किसका? कॉलम मैट्रिक्स का। तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स A है और उसके अंदर एलिमेंट है AIJ के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो ऑर्डर इसका हो जाएगा, वो देखिए कॉलम तो कितना हो सकता है? इसका मतलब m होगा, और नंबर ऑफ जो कॉलम जो आपका कॉलम होगा वो हो जाएगा 1। रो की संख्या m की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि जो रो मैट्रिक्स है उसका जनरल मैट्रिक्स ये बनेगा, और जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका जनरल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ और m क्रॉस 1 के फॉर्म में बनेगा। बच्चों इसके बाद एक और मैट्रिक्स पढ़ते हैं, वो है आपका नंबर 3, और वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है? तो जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, जैसे आप जानते होंगे रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल वह शेप होता है 2D में जिसमें आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट होता है। तो कहते हैं किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर रोज को हम डिनोट कर दें m से और इसको डिनोट कर दें n से कॉलम को, तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या बच्चों? जैसे कोई एक मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे 2 2 5 7 3 -2 6। देखिए यहाँ पे अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं?
1 2, इसका मतलब 2 रो है। कॉलम कितना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अपना मैट्रिक्स बना है वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का बना है। तो यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कॉलम कितना, नंबर ऑफ कॉलम कितना, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ देख रहे हैं ये हो गया m की वैल्यू, ये हो गया n की वैल्यू, इसका मतलब m इज नॉट इक्वल टू क्या है, n है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद बच्चों और मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ये देखिए, इसके बाद अगला जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, चौथा नंबर। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। यहां क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर रो को हम m मान लें और कॉलम को अगर n मान लें तो इस केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने का मतलब m और n आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बच्चों एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, तो कहते हैं मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है जैसे 2 5 7 -3। अगर इसकी बात करें कि नंबर ऑफ इसमें रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज मतलब m की वैल्यू कितना हो जाएगा, r1, ये r2, अरे ये रो 1 और ये रो 2। उसके बाद कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 और कॉलम 2, अरे कॉलम 1 ये हो गया, कॉलम 2 ये हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने, तो बोलेंगे नंबर ऑफ जो कॉलम बनेंगे वो हो जाएंगे आपके n की वैल्यू हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है, इसका मतलब m बराबर n बराबर 2 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, इफ a square matrix, if a square matrix of order अगर m क्रॉस m है और ये m की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, लेकिन अपने सिलेबस में क्लास 12th में रखा गया है अप टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, यही मैट्रिक्स अपने सिलेबस में है। तो अगर इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n है, m क्रॉस m है, तो इसको हम बोलते कैसे हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। मतलब ये पूरा लैंग्वेज बड़ा सा न लिख के इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगला देखिए, अगला है अब स्क्वायर का टाइप। अगला क्या है बच्चों, स्क्वायर का टाइप। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी टाइप है उसमें नंबर ऑफ रोज और इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा ही होगा। इसका मतलब m और इज इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में अगर हम बताना चाहें तो टोटल पढ़ना है 3। कितना पढ़ना बच्चों, 3 मैट्रिक्स पढ़ना है। तो जिसमें 3 मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है बच्चों वो है स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक तीसरा जो टाइप है वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 टाइप के मैट्रिक्स और भी पढ़ना है। मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो कुछ और भी होते हैं, जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
उसके बाद एक पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें जो मेन अभी फिलहाल पढ़ना है वो पढ़ना है एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है पहला, स्केलर मैट्रिक्स है दूसरा, और तीसरा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बता दें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 टाइप हैं। तो इसमें देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा एक बार और चर्चा करेंगे हम, वो क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इस मैट्रिक्स में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसको हम डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है, और कुछ होते हैं जो नॉन डायगोनल होते हैं। एग्जांपल में जैसे देखिए यहां एक मैट्रिक्स अगर बना दें, यहां एक मैट्रिक्स बना दें 1 3 5 7 2 -3, अगला 2 5 0। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चों? तो 2 रो 2 कॉलम, इसका मतलब 2 क्रॉस 2। यहाँ कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रॉस 3। कितना होगा बच्चों? 3 क्रॉस 3, क्योंकि R1 R2 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। इसमें बच्चों कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे पहला, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों? मेन डायगोनल। इसमें भी देखिए, इसमें भी इसको क्या बोलेंगे? मेन डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। इसी मेन डायगोनल को कभी कभी इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। इसमें क्या है? ये भी आपका मेन डायगोनल है और इसी को बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। तो देखिए जहां पे नंबर ऑफ रोज, पहला नंबर, जहां पे अगर इस एलिमेंट का प्लेस बोले तो कौन हो जाएगा? A11, मतलब पहला रो पहला कॉलम। इस एलिमेंट का अगर बोले तो पहला रो दूसरा का कॉलम। इस एलिमेंट की बात करें तो दूसरा का रो पहला का कॉलम। ये हो जाएगा आपका, इस वाले एलिमेंट की अगर बात करें, इस एलिमेंट की अगर बात करें इसका, तो ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे आइए तो यहाँ देखेंगे आप कि इस मैट्रिक्स का जो प्लेस होगा वो A11, इस मैट्रिक्स का प्लेस जो होगा A12, इस मैट्रिक्स का प्लेस जो होगा A13। यहाँ पे A13 का मतलब पहला रो तीसरा का कॉलम। यहाँ पे हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, यहाँ हो जाएगा A23, यहाँ हो जाएगा A31, ये हो जाएगा A32 और यहाँ हो जाएगा A33। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डायगोनल एलिमेंट मिल रहे हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा AIJ लिख सकता हूं इसको बच्चों, इसको लिख सकता हूं AIJ। देखिए इधर यहां क्या लिख सकता हूं? AIJ, और इस केस में जब I की वैल्यू अगर J के बराबर है तो समझ लीजिए वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा। बच्चों दूसरा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है बच्चों? दूसरा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? तो कहेंगे जिस प्लेस का एलिमेंट का एड्रेस AIJ, जहां पे जब कभी भी I की वैल्यू अगर J के बराबर नहीं है तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। बच्चों इसके बाद जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट में बात करें तो यहाँ देखिए A12 है, A12 की वैल्यू कितना है? 3 है। इसका मतलब पहला रो तीसरा का कॉलम। इस एलिमेंट की देखिए प्लेस A13, मतलब पहला रो तीसरा का कॉलम A13 की वैल्यू कितना है? 5। तो ये नॉन डायगोनल में आएगा। कैसा आएगा बच्चों? नॉन डायगोनल में। और नॉन डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट की तरह। जैसे तीसरा नंबर, तीसरा है कॉन्जुगेट। क्या है बच्चों? कॉन्जुगेट एलिमेंट। ये क्या होता है? तो कहेंगे जैसे देखिए अगर मान लीजिए कॉन्जुगेट मैं एलिमेंट लिखना चाह रहा हूं AIJ, तो जब कभी भी AIJ बराबर AJI हो जाए, मतलब I और J आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट अगर प्लेस में जैसे AIJ बराबर AJI, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए अगर लिख रहा हूं A12
तो A12 का एलिमेंट क्या है, तो ये हो जाएगा 3। लेकिन अगर बात करें ए प्लेस चेंज करिए, जो रो है कॉलम बनाइए, 2 1 क्या हो जाएगा, तो A12 मतलब 3 और A21 मतलब दूसरा का रो पहल का कॉलम, दूसरा का रो पहल का कॉलम कितना हो गया 7। इसका मतलब ये जो लिखा हूं A12 और A21 ये एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है बच्चों, क्या है ये, कॉन्जुगेट है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर देखना चाहे तो एक और, जैसे मान लीजिए A13 है, A13 का एलिमेंट क्या है 5, क्या है बच्चों 5। और अगर एक बात करें इसका जो पहला रो है तीसरा का कॉलम, इसको चेंज कर दें, 3 रो बना दें 1 कॉलम, चेक करिए, तीसरा का रो पहल का कॉलम, तीसरा का रो पहल का कॉलम मतलब इसकी वैल्यू कितना हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो मैं लिखा हूं A13 और A31 ये जो एलिमेंट आए हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट है। क्लियर है बच्चों। आगे इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहते हैं इसको एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल 0 होता है। इस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, तो बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल इज इक्वल टू 0 होता है। और नॉन डायगोनल मिलते कहां पे हैं, तो बोलेंगे Aij और Aij इज नॉट इक्वल टू Aj। Aij इज नॉट इक्वल टू Aj। जब कभी भी i की वैल्यू j के बराबर नहीं होता उस केस में हमें क्या मिलते हैं, डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट मिलते हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट पे क्या होता है, हमेशा 0 होता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 2 0 0 5, ये हो जाएगा यहाँ 0 5 0 0 0 7। ये मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो इसमें देखेंगे यहाँ हो गया R1 R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसका मतलब 3 रो और 3 कॉलम है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर बात करें कि क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो नॉन डायगोनल देखिए, ये हो गया आपका डायगोनल, ये हो गया आपका डायगोनल मेन डायगोनल, तो इसके अलावा जो बच गया वो नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल में देखिए क्या 0 है, ये 0 है, ये 0 0 0 0 0। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका जनरल मैट्रिक्स लिखें, इसका जनरल मैट्रिक्स लिखें तो लिखेंगे ए, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है, एक मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स मान लीजिए ए इज इक्वल टू, अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है Aij, और हाँ जिसका आर्डर मान लीजिए m क्रॉस m है, मतलब जितने नंबर ऑफ रो है उतने क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कहते हैं कि अगर Aij इज इक्वल टू 0 रखना चाहता हूं तो कब रखेंगे, तो बोलेंगे जब i की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तब रखेंगे। ये क्राइटेरिया है किसी मैट्रिक्स को अगर डायगोनल होना है, डायगोनल मैट्रिक्स होना है, तो इसका मतलब नॉन डायगोनल 0, और नॉन डायगोनल कब 0 होते हैं, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता। और हाँ Aij इज इक्वल टू कोई एक टर्म हो, कोई यहाँ पे एनी टर्म हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ एनी टर्म हो सकता है, यहाँ एनी नंबर हो सकता है फॉर एवरी i की वैल्यू और j की वैल्यू जहां जहां बराबर होगा वहां पे कुछ भी हम रख सकते हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे देखिए, अगला है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। इसमें कहा जाता है कि अगर नॉन डायगोनल तो 0 होंगे। नॉन डायगोनल 0 होने का मतलब क्या है, जहां पे Aij और Aj की वैल्यू, जहां बोल सकता हूं i और नॉट इक्वल टू j है,
उस एलिमेंट पे तो हमेशा 0 रहेगा। रही बात जो डायगोनल पे एलिमेंट रखे जाएंगे वो एक फिक्स नंबर रखे जाएंगे, मतलब जो डायगोनल पे एलिमेंट होगा वो एक फिक्स वैल्यू होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स रखा 3 क्लास 3 ऑर्डर का, जिसमें 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, 0 है, 0 0 0 0। तो यहाँ देखिए ये इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? तो हम बोलेंगे हाँ है, क्योंकि नॉन डायगोनल पे 0 होना चाहिए, नॉन डायगोनल पे 0 है। यहाँ पे बच्चों अगर इस मैट्रिक्स, ये वर्तमान में इस आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, इस डायगोनल मैट्रिक्स को अगर स्केलर बनना है, ये जो डायगोनल पे एलिमेंट रखे गए हैं, जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट रखे गए हैं, इनको सेम नंबर होना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो 3 होना चाहिए। 4 4 4 तो इसका मतलब 4 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल डायगोनल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू हमेशा कैसा होगा? फिक्स होगा। मतलब जो एक के प्लेस पे रहेगा वही हर जगह पे रहेगा। इसका मतलब अगर बात करें कि इस डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का, तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर लिखें A इज इक्वल टू AIJ, ये हो गया, और जिसका ऑर्डर m क्रॉस m होना चाहिए, मतलब m और m नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मामला आया कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, जनरल मैट्रिक्स क्या होगा? तो जनरल मैट्रिक्स कुछ और नहीं है। देखिए जब कभी भी मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है AIJ m क्रॉस m में, तो कहते हैं कि अगर AIJ इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, कहाँ पे? तो बोलेंगे जहां I इज नॉट इक्वल टू J है वहां पे। तो ये हो गया आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। रही बात डायगोनल पे क्या होना चाहिए, तो डायगोनल पे हमेशा एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। क्या क्या है? तो बोलेंगे कोई एक फिक्स वैल्यू है, कोई एक फिक्स वैल्यू है। कहाँ पे? जहां I इज इक्वल टू J है। क्लियर है बच्चों? अगला एक और है, आपके सामने रख रहा हूं, वो मैट्रिक्स है आपका, अगला मैट्रिक्स है आपका वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? तो हम बोलेंगे वो स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप है वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 टाइप है। डायगोनल की जो क्राइटेरिया ये कंप्लीट करता है, इसकी जो क्राइटेरिया ये कंप्लीट करेगा। देखिए कैसे, इसमें क्या होता है तो कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट इसमें भी 0 होगा, लेकिन AIJ इज इक्वल टू, अगर AJI मतलब लिखने का मतलब है जहां I और J बराबर नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो इसमें जो मैट्रिक्स लिखा जाता है, इसमें जो एग्जांपल के तौर पर लिख के दिखा रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ 1 1, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 होगा। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डायगोनल की भी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद आपका स्केलर की मतलब जो क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है। रही बात इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, वह एलिमेंट जो यहाँ k की वैल्यू कुछ भी हो सकता था, यहाँ k की वैल्यू कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ k की वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स रखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स रखेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा तो बोलेंगे अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं बच्चों, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लीजिए A इज इक्वल टू AIJ लिखा गया है, इसमें m क्रॉस m मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है? बराबर है, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसके अंदर आपको ये बात पता होना चाहिए वो इस तरीके से कि इसमें अगर बात करें कि इसका जनरल मैट्रिक्स क्या बनेगा, जनरल मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो माना कि देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है AIJ की तरफ भरा हुआ है एलिमेंट, और यहाँ m क्रॉस m है, मतलब नंबर ऑफ नंबर कॉलम के बराबर है, तो कहेंगे कि यहां पर AIJ इज इक्वल टू 0 होगा। कहां पे? फॉर I इज नॉट इक्वल टू J पर। I इज नॉट इक्वल टू, जहां J होगा वहां वैल्यू कैसा होगा? 0 होगा। अगला दूसरा है AIJ इज इक्वल टू 1 रखेंगे। कहां पे बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल पे, फॉर एवरी जहां जहां I की वैल्यू J होगा। देख लीजिए ये प्लेस
A11 मतलब I और J बराबर है, I और J बराबर है तो इसका मतलब यहाँ 1 होगा। यहाँ देखिए A22 इसका मतलब I और J बराबर है, इसका मतलब यहाँ भी एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ एलिमेंट है -1 0 और 1। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है स्केलर मैट्रिक्स चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर यहाँ 2 है तो हर जगह 2, 3 है तो हर जगह 3, 4 है तो हर जगह 4, लेकिन नॉन डायगोनल पे हमेशा क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें एलिमेंट कितना भरना है ओवरऑल 3, कितना भरना है बच्चों 3, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए पहला मैट्रिक्स तैयार कर रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स, तो पहला तो केस है कि इसके जो नॉन डायगोनल है वो 0 होने चाहिए। और रही बात इस पे, तो इस पे हमेशा नंबर फिक्स होना चाहिए। तो देखिए या तो इस वाले प्लेस पे -1 रखें, तो -1 रखेंगे तो हर जगह -1 रखना पड़ेगा, या तो देखिए आगे, या तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 रख रहा हूँ, अगर यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो 0 रखना पड़ेगा हर जगह पे, क्योंकि दूसरा अगर एलिमेंट भरने जा रहे हैं यहाँ पे 0 तो हर जगह 0 रखना पड़ेगा। ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स बन गया। दूसरा अगर मान लीजिए इसको हम बनाना चाहते हैं स्केलर मैट्रिक्स लेकिन 1 से, किससे बच्चों 1 से, तो उस केस में इस एलिमेंट पे क्या रखना पड़ेगा, इस प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, तो जो तीसरा एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट है 1 1 1। तो हमारे पास जो पॉसिबल जो स्केलर मैट्रिक्स बनेंगे इस 3 एलिमेंट से -1 0 और 1 से, वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो यहाँ एलिमेंट कितने मैट्रिक्स तैयार होंगे ओवरऑल 3, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में बच्चों जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सेम होता है। और ये इसमें रखने के लिए प्लेस कितना दिया है 1 2 3 एलिमेंट दिया है, मतलब 3 तरीके से मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये दो मैट्रिक्स में कंपेयर करने के काम आता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जब आपस में इक्वल दिखाने लगते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते कब हैं, तो देखिए इक्वालिटी मींस होता है इक्वल। किसी मैट्रिक्स को अगर इक्वल दिखाना तो इसके क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी दो क्राइटेरिया है बच्चों। नंबर वन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बोथ मैट्रिक्स have सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स के पास सेम ऑर्डर होना चाहिए। नंबर दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। कैसे बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, आर इक्वल होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया है। अगर किसी मैट्रिक्स को आपस में इक्वल होना है तो उन दो मैट्रिक्स में पहला क्राइटेरिया ऑर्डर का सेम होना, दूसरा क्राइटेरिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल के लिए देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स लिखा 3 4 5 2 7 0। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पे कितने रो, 2 रो, और कितने दो रो है, कितने कॉलम है, तो 3 कॉलम है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। तो अगर इस मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से इक्वल होना है तो पहला तो क्राइटेरिया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट, एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहाँ पे A B C, और यहाँ 4 5 और यहाँ 2, ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 0। और इसका भी ऑर्डर देखिए, तो 3 कॉलम, तो 2 रो 3 कॉलम। अगर ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो बताइए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। इसका मतलब A की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। रही बात यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, देखिए 4 है। रही बात यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए। तो यहाँ है आपका मान लीजिए 2, तो यहाँ 2 होना चाहिए। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होना चाहिए। इसका मतलब ये B की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। अगर 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होने के साथ ही साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन इसके ऊपर बच्चों ध्यान देंगे, यहां पे बोला है कि ये इफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है और ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हो जाएगा
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनेशन से उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां लिखना चाहूं तो लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस प्लस वाई एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि x प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा कि x और प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर है, x प्लस 3 और यहाँ 0 के बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आना चाहिए, -3। पहला हमारा आंसर x की वैल्यू यहाँ आ गया। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है z प्लस 4 तो यहाँ 6 के बराबर होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ z इज इक्वल टू 6 माइनस 4, z इज इक्वल टू कितना 2। इसका मतलब z का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तीसरा देखिए, अगला है यहाँ पे a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, तो इसका कंपेयर कर देंगे। a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -3 और प्लस 1, इसका मतलब a इज इक्वल टू -2। हमारा आंसर a की वैल्यू -2 आ गया। अगला एलिमेंट का कंपेयर करिए, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ 0 है और यहाँ 2 प्लस c है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ 0 है, यहाँ जहाँ 0 दिया है वहाँ पे आपका दिया है 2c और प्लस 2, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो मिलेगा 2c इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -2/2। खत्म करेंगे, c की वैल्यू कितना आ गया, -1। c की वैल्यू हमारा आंसर आ गया। अगला है हमारा x की वैल्यू निकल गया, z निकल गया, a निकल गया, c निकल गया। रही बात b, और यहाँ पे निकालना है y। तो देखेंगे कहाँ पे b दिया है। b देखिए बच्चों, तो b यहाँ पे दिया है और b यहाँ पे दिया है, दोनों को कंपेयर करिए। यहाँ लिखा है b-3 यहाँ पे, और यहाँ दिया है 2b और प्लस 4। b को इधर से इधर ले जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे, तो b पहले से यहाँ 2b है और b को इधर ले जाएंगे तो -b, 4 को इधर लाएंगे तो पहले से -3 और 4 आएगा तो -4 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा केवल b और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -7। इसका मतलब b इज इक्वल टू -7 है। एक और टर्म बचा है, वो है आपका y देखिए यहाँ पे दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2y और -7 इज इक्वल टू 3y और -2। कंपेयर करिए, ये 2y को अगर इधर ले जाएं तो मिलेगा 3y और -2y। ये 2 को इधर लाएंगे तो -7 पहले से है और 2 आएगा तो प्लस बना लेगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू यहाँ पे y। इसका मतलब y की वैल्यू हमारा कितना आ गया, y की वैल्यू आ गया -5। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन लगा के यहाँ से a, b, c और d की वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, एक लास्ट टॉपिक है, वो है कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स। क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पेपर में आता है, जैसे आप समझिएगा इसके कंसेप्ट को। क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्ट करना है, किसी मैट्रिक्स को बनाना है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ 2x3 ऑर्डर 2x3 construct a matrix of order 2x3 given by capital A is equal to aij and aij is equal to 2i plus 3। ये क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन से हम इसके कंसेप्ट को सीखेंगे। कंस्ट्रक्ट करना है अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3, गिवन है कि a इज इक्वल टू aij और बोला है कि जहां aij है उसका डिफिनेशन यहाँ दिया है 2i plus 3 से, 2i plus
3 से। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहला टारगेट करेंगे कितने आर्डर कितने का मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ दिया है 2 क्रॉस 3 आर्डर का, मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स तैयार करना है जिसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो 2 रो पहले लिख लेंगे, यहाँ पे कितने रो होने चाहिए बच्चों, 2 रो होना चाहिए। तो 2 रो में कौन कौन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा R1 और दूसरा होगा R2। कॉलम कितना 3, तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 होना चाहिए। हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो पहले वाले प्लेस पे अगर लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पहले वाले प्लेस पे जो एलिमेंट भरेंगे वो हो जाएगा A11 A12, अरे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा का कॉलम, पहला रो तीसरा का कॉलम, और ये इस जब दूसरे रो में आएंगे तो हो जाएगा दूसरा का रो पहला कॉलम, दूसरा का रो दूसरा का कॉलम और दूसरा का रो और तीसरा का कॉलम। ये हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स। इसी का के अंदर एलिमेंट को फिल करना है, वो भरेगा इसके हिसाब से। तो सबसे पहला एलिमेंट आइए A11। तो वहां देखिए Aij क्या लिखा है बच्चों, Aij इज इक्वल टू 2i और प्लस 3j। यहां लिख दे रहा हूं 2i प्लस 3j। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहला एलिमेंट भरना है A11, तो रखेंगे A11। तो देखिए यहाँ पे i के जगह पे 1 है और j के जगह पे 1 है, तो जहां i है वहां 1 रखेंगे, जहां j है वहां पे 1 रखेंगे। तो मिलेगा 2 × 1 और प्लस 3 × 1, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ i है तो i की जगह पे 1 है, j है तो j की जगह पे 1 है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर 2 में 2 का मल्टीप्लाई 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 5। तो पहले एलिमेंट पे जो मैट्रिक्स हम भरने का काम करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। A11 की वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया। इसी तरह ऐसे बहुत सारे एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, उसे निकाल के रखना पड़ेगा। जैसे A12 हम दूसरा का रो पहला रो दूसरा का कॉलम निकाल रहे हैं, A12 की वैल्यू। तो यार देखिए i की जगह पे 1 हो गया, j की जगह पे 2 हो गया। तो रखिए 2 मल्टीप्लाई i की जगह पे 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई j की जगह कितना 2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6। ये हो जाएगा कितना 8। क्लियर है बच्चों। तो इस वाले प्लेस पे जो एलिमेंट हम फिल करेंगे वो हो जाएगा 8। अगला आइए, अगला है A13। तो अगर A13 मुझे चाहिए, इसका मतलब i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई i की जगह पे 1 और 3 मल्टीप्लाई j की जगह पे 3। तो हो जाएगा 2 × 1 2 और 3 3 या 9। ये हो जाएगा कितना बच्चों 11। तो इसका मतलब है इस प्लेस पे जो पहला रो तीसरा का कॉलम की वैल्यू कितना आया 11। ऐसे ही बाकी जो 3 है ऐसे ही इसको भी निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है A21। तो देखिए i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो रखेंगे यहाँ पे 2 × 2 और प्लस 3 × 1 आ जाएगा 4 और प्लस 3 हो जाएगा कितना बच्चों 7। इसका मतलब इस प्लेस का जो एलिमेंट होगा अपना वो हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, अगला जो टर्म है A22 निकालना है। तो A22 मतलब हुआ कि दूसरा का रो दूसरा का पहला, मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2। इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 और प्लस 3 × 2 हो जाएगा 4 और प्लस 3 2 6 हो जाएगा ओवरऑल 10। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर अपना आएगा वो हो जाएगा 10। एक और है वो है आपका A23। रखिए यहाँ पे, यहाँ रखेंगे A23 इज इक्वल टू i की जगह पे, देखिए i की जगह पे 2 है और j की जगह पे 3 है, तो लिखेंगे 2 × i की जगह पे 2 और प्लस 3 × j की जगह पे 3। 2 2 जा 4 और प्लस 3 3 जा 9। इसका मतलब हो जाएगा 9 और 4 13। इसका मतलब इस प्लेस का जो एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 13। तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन था जिसको हमने 2 × 3 आर्डर का तैयार करना था, जिसका डेफिनेशन यहाँ दिया था Aij = 2i + 3j। ऐसे ही क्वेश्चन आगे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट करना है अब मैट्रिक्स 3 × 2 आर्डर का, जिसमें बोला है कि which elements are given by solution the in general। हमें तैयार जो मैट्रिक्स करना 3 × 2 आर्डर का, हमने अभी इसके पहले कितना किया 2 × 3 आर्डर का। जो एलिमेंट फिल होंगे वो इस हिसाब से फिल करना होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप यस डब्ल्यू रहेगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बच्चों ये मैट्रिक्स आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ बोला गया है कि एक
Consider the following information regarding the number of men and women workers in three factories, first, second और third. बोला है represent the above information in the form of 3x2. इसका मतलब होगा रो की संख्या आपका 3 और कॉलम की संख्या कितना 2 होना चाहिए। बोला है इसको पहले सबसे पहले 3 रो और 2 कॉलम में दिखाना होगा। बोला है आगे व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो, यहाँ कौन सा चाहिए बच्चों थर्ड रो मतलब A3 और एंड सेकंड कॉलम मतलब सेकंड कॉलम, इस वाले एलिमेंट का बताना है कौन सा एलिमेंट इसमें से मिलेगा। तो देखिए बच्चों हमें तैयार करना है 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसमें बोला है कि 3 रो होने चाहिए 2 कॉलम होने चाहिए। तो एक मैट्रिक्स तैयार करिए A और वहां 3 रो होना चाहिए। तो अगला हो जाएगा आपका 3 रो में कौन कौन होगा, तो एक हो जाएगा रो 1 रो 2 और रो 3। कॉलम कितना चाहिए, यहाँ बोला है 2 चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉलम 1 और कॉलम 2। रखिए इसको, तो कितना हो जाएगा देखिए इधर सबसे पहले मेन वर्कर्स हैं, यहाँ मेन वर्कर्स हैं, तो इसको यहाँ भरिए। सबसे पहले वाले रो और कॉलम में हो जाएगा 30, उसके बाद दूसरे में हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 31, इस एलिमेंट को यहाँ भरेंगे 27 और यहाँ भर देंगे एलिमेंट को कहाँ पे 26 पे। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स तैयार हुआ बच्चों वो 3x2 ऑर्डर का है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि A3 वाला एलिमेंट बताइए, A32 वाला एलिमेंट बताइए। तो तीसरा का रो और दूसरा का कॉलम, ध्यान देंगे इधर A32 का मतलब ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम। तो तीसरा का रो दूसरा का कॉलम चेक करिए, तीसरा का रो और दूसरा का कॉलम, तो ये एलिमेंट आपका हो जाएगा 26। ये रहा आपका मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी हमने दिया और कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया, उसके ऊपर PYQ जो भी क्वेश्चन थे हमने कराया। आज के लिए मैट्रिक्स में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।